इस वीडियो में बायोगैस ऊर्जा स्रोत के बारे में अपन जानकारी लेंगे कि बायोगैस एनर्जी सोर्सेस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। कार्बनिक पदार्थों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा जो है वो बायोगैस ऊर्जा कहलाती है। कार्बनिक पदार्थों को बायोमास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बनिक पदार्थों को बायोमास कहा जाता है। ये बायोमास आपके वृक्ष से और पशुओं से प्राप्त होते हैं। बायोमास के जो मुख्य 3 स्रोत होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है खेतों से प्राप्त बायोमास, और दूसरा अवशेष के रूप में बायोमास, यानी कि जो अवशेष बचते हैं, यानी बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, उनके अवशेष बचते हैं, यानी कि उनकी बॉडी जो बचती है वो अपशिष्ट पदार्थों में आती है। और तरल ईंधन में परिवर्तन योग्य बायोमास, जो तरल ईंधन होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, जितने भी जो तरल ईंधन है उसमें परिवर्तन योग्य, अगर वो परिवर्तन हो सकती है तो वो योग्य बायोमास। बायोगैस का सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका स्रोत होता है वो होता है गोबर, यानी गीला गोबर। तो गीला गोबर क्या होता है? यानी कि जो गाय से जो निकलता है वो गीला गोबर होता है। बायोमास का ऊर्जा में परिवर्तन प्रत्यक्ष दहन, यानी कि बायोमास का जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो डायरेक्टली कंबस्शन होता है, यानी कि डायरेक्ट अपन उसको जला सकते हैं। तापीय रासायनिक परिवर्तन एवं बायो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि ताप के द्वारा भी अपन उसको केमिकल में चेंज कर सकते हैं, और बायो रासायनिक परिवर्तन तो फिर है ही। ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में बायोमास के प्रत्येक दहन से बायोगैस संयंत्र में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि ऑक्सीजन और वायु की उपस्थिति में जो बायोमास है उसका डायरेक्टली कंबस्शन होता है, और उसको किसी पावर या किसी प्लांट में अपन उसको ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। इस ऊष्मा एवं बायो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा बायोमास को गैसों तथा तरल ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? ऊष्मा एवं बायो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, यानी हीट और बायो रासायनिक। जो गोबर है उसको बायो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा बायोमास को गैस द्वारा तरल ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। बायोगैस का जो रासायनिक यानी केमिकल नेम होता है वो होता है उसका मीथेन। मीथेन तथा प्रचलित नाम गोबर गैस है, ज़्यादातर गोबर गैस बोलते हैं, लेकिन जो गोबर गैस से मिलती है वो अपन को मिलती है मीथेन। इसके निर्माण में अवशिष्ट पदार्थों को कम ताप पर, यानी कि क्या करते हैं, इसके निर्माण के लिए अवशिष्ट पदार्थों को कम ताप पर विशेष प्रकार से निर्मित डाइजेस्टर में चलाकर ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि एक पावर प्लांट का जो प्लांट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डाइजेस्टर। डाइजेस्टर अपने बॉडी में भी होता है, जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि पाचक तंत्र बोलते हैं उसको एक तरह से हिंदी में। तो इसमें जो बायोगैस संयंत्र के मुख्य भाग हैं इसको अपन देख लेते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर जनता बायोगैस का एक चित्र बना हुआ है। इस बायोगैस में ये देखा हुआ है कि स्लरी मिश्रण टैंक, यानी कि सबसे पहले इसमें बात करते हैं वो है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो है वो किसका बनता है? ईंटों का, सीमेंट, पत्थर, कंक्रीट का। ये सारी चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हैं ये एक तरह से इसका फाउंडेशन कहलाता है। उसके बाद इसका डाइजेस्टर आता है। डाइजेस्टर एक तरह से ये बीच का हिस्सा है, डाइजेस्टर कहलाता है। ठीक है, ये बीच का हिस्सा जो है वो एक तरह से डाइजेस्टर कहलाता है। इनलेट, यानी कि यहाँ से ये इनलेट होता है, यानी कि अंदर आता है इसका गोबर अंदर आता है। फिर आउटलेट भी होता है। गैस संग्राहक, जो गैस संग्राहक होता है, यानी कि ऊपर एक चैम्बर होता है उसको गैस संग्राहक बोलते हैं। गैस पाइपलाइन जो ऊपर होती है, गैस पाइपलाइन ऊपर होती है। और स्लरी मिश्रण टैंक ये होता है। स्लरी मिश्रण टैंक क्या मतलब होता है? एक तरह से स्लरी मिश्रण टैंक में अपन गोबर, पानी और जितने भी आपकी जो सड़ी गली जितनी भी सारी चीज़ें हैं, यानी कि अवशिष्ट मलमूत्र और बहुत सारी चीज़ों को अपन एक तरह सड़ाते हैं। तो ये सड़ाने वाली चीज़ों को अपन एक तरह से बोलते हैं स्लरी मिश्रण टैंक। ये भूमिगत स्तर है। ये देखिए कुछ इस तरीके से गड्ढा खोद के नीचे बनाया जाता है। ये देखिए ढलान है, ढलान का इनलेट है, ये अंदर आ रहा है। यहाँ पर इसको किण्वन तरीके से, यानी कि सड़ाया जाता है। सड़ाने का मतलब एक तरह डाइजेस्ट किया जाता है, यानी कि उसको अंदर ही अंदर इसको कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है चलाया जाता है। ज़्यादातर ये गाँव में इस्तेमाल होता है। अब ये इसके बाद जो इसके जो एक तरह से पानी है वो पानी इसमें सूख जाता है, और धीरे धीरे इसकी जो गैस है वो गैस मीथेन के रूप में अपन को ऊपर मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर जो ठंडी होके ऊपर गैस आ जाती है। और बाकी के जो स्लरी होती है, यानी कि जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ होता है जैसे बिल्कुल सड़ा हुआ, उसको आउटलेट के जरिए बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से अपना बायोगैस काम करता है। बायोगैस संयंत्र का वो जो वर्गीकरण है उसको सबसे पहले
दो चीज़ें होती हैं उसमें। एक तो फिक्स डोम टाइप होता है, यानी कि जो आपकी जो गुंबद नुमा होता है वो फिक्स होती है। दूसरा फ्लोटिंग टाइप, यानी कि तैरने वाली चीज़ें। तो इस तरीके से दो प्रकार से बनता है। फिक्स डोम टाइप में दो प्रकार से होते हैं, जनता बायोगैस संयंत्र और दूसरा होता है दीनबंधु बायोगैस संयंत्र। फ्लोटिंग में आपके दो प्रकार से होता है, एक KVIC बायोगैस संयंत्र और दूसरा होता है प्रगति बायोगैस प्लांट। इनको अपन चित्रों के द्वारा समझ लेते हैं। आपके सामने जो अभी मैंने चित्र देखा था, ये आपको दिखा रहा हूँ चित्र। ये एक तरह से जनता गोबर गैस के अनुसार ही आती है, जहाँ जनता बायोगैस के अनुसार ही आती है। यानी कि इसकी जो क्षमता होती है वो 2 मीटर, यानी कि 2 घन मीटर से 10 घन मीटर, यानी कि मीटर क्यूब के आसपास इसकी क्षमता टोटल पावर होती है। इसको अपन ईंटों से और आपके जो गारा बनता है उस गारा से अपन इसकी जो दीवार है वो फाउंडेशन तैयार करते हैं। उसका जो ढलान होता है, ढलान से नीचे आता है, आपको मैंने इससे पहले ही बता चुका हूँ। तो ये एक तरह से इस संयंत्र की जो लागत होती है वो कैसी होती है, कम होती है। यानी कि जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है, परंतु इससे उत्पादित बायोगैस की मात्रा भी कम होती है, यानी कि थोड़ी सी मात्रा कम होती है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है दीनबंधु बायोगैस संयंत्र। ये ग्रामीण इलाकों में अधिक लोकप्रिय होता है, क्योंकि संयंत्र की जो गहराई है, ये जो गहराई है इसकी, वो अन्य बायोगैस संयंत्र से कम होती है, थोड़ी सी कम होती है, जिसके कारण इसकी लागत कम आती है। यानी कि गांव वाले इसको ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका आधार तवे के आकार का होता है, यानी कि एक तरह से आपको दिखेगा एक तरफ तवे के आकार सा होता है। इसके ऊपर डाइजेस्टर तथा गैस संग्राहक बना होता है, यानी कि इसके ऊपर क्या होता है, डाइजेस्टर, ये जो ऊपर डाइजेस्टर बना हुआ है और गैस संग्राहक बना हुआ है। यानी कि एक तरह से ये गैस संग्राहक, यानी कि यहाँ का जो हिस्सा कहलाता है ये गैस संग्राहक ही कहलाता है, यानी गैस इसमें स्टोरेज होती है। इसकी कार्यप्रणाली जनता बायोगैस गैस के समान ही होती है। इसकी लागत तुलनात्मक रूप से जनता बायोगैस संयंत्र से 15 से 30% तक कम होती है, यानी कि और भी इससे कम आती है। ये देखिए स्लरी मिश्रण टैंक है, इनलेट पाइप है, डोम है, डाइजेस्टर आउटलेट है, गैस निष्कासन है, वाल्व है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं। यानी कि ऊपर एक तरह से इसका फाउंडेशन तला तैयार करते हैं ऊपर, और जनता बायोगैस संयंत्र में सारी चीज़ें सब फाउंडेशन से ही होती हैं। ये देखिए आपका जो फ्लोटिंग टाइप के गैस संयंत्र होते हैं, यानी कि जो आपके फिक्स डोम टाइप होते हैं, फिक्स डोम टाइप आपके जो होते हैं वो थोड़ी सी उनकी क्षमता जो होती है वो कम होती है, ठीक है। और जो आपके फ्लोटिंग वाले होते हैं, फ्लोटिंग वालों की क्षमता ज़्यादा होती है। इस संयंत्र में जो गैस एक निश्चित दाब पर प्राप्त होती है, यानी कि इसमें एक निश्चित दाब होता है, उसको दबाया जाता है गैस को, उससे प्राप्त होती है, जो एक तैरते हुए ड्रम में एकत्रित होती रहती है। यानी कि जो ड्रम है ये तैरने वाला एक गैस संग्राहक ड्रम है, ठीक है। इस तरीके से इसमें एकत्रित होती रहती है। जब ड्रम से गैस उपयोग हेतु निकल जाती है ऊपर, जब निकल जाती है तो ड्रम वापस गोल में डूब जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार दो प्रकार से हैं। एक तो KVIC यानी कि जो KVIC है, ये सबसे पुराना लोहे के ड्रम वाला बायोगैस संयंत्र कहलाता है। कैसे कहलाता है? लोहे के संयंत्र वाला, यानी कि लोहे के ड्रम वाला। एक तरह से इसकी जो ऊपर की जो डोम होती है वो पूरी लोहे की होती है। बाकी जो स्लरी मिश्रण आप देख रहे हो, इनलेट पाइप है या आउटलेट पाइप है, यहाँ पर डाइजेस्टर है, बाकी सब इसी तरीके से होता है। मगर ये इसका जो विभाजन का तरीका है वो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से होता है। इस संयंत्र की जो बनावट है वो सरल होती है, काफ़ी सरल होती है। इसमें डाइजेस्टर जो होता है वो कैसा होता है? बेलनाकार। जो डाइजेस्टर एक तरह से यहाँ पर ये बेलनाकार होता है, आकृति का होता है, जो कि ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि से बनाया जाता है। इसमें गैस संग्रहण के लिए लोहे का ड्रम होता है, ये लोहे का ड्रम है ही। और ड्रम के ऊपरी भाग में एक गैस पाइप लगी रहती है, ड्रम के ऊपरी भाग में गैस पाइप लगी रहती है, इससे गैस बाहर निकल जाती है, इससे गैस आसानी से बाहर निकल जाती है। ड्रम को जंग से बचाने के लिए ड्रम के ऊपर जंगरोधी पेंट की कोटिंग की जाती है। यहाँ पर एक जंग की जो है वो कोटिंग की जाती है, आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से। इसका तो अपन बात करते हैं तो वो है अपना प्रगति बायोगैस संयंत्र। ये देख सकते हैं, ये स्लरी मिश्रण टैंक है, ये पाइप है, ये गैस संग्राहक ड्रम है ऊपर, ये यहाँ पर गैस संग्राहक ड्रम है, या आउटलेट है, या आउटलेट पाइप है, ये डाइजेस्टर है। ये पूरी तरीके से एक तरह से डोम टाइप का बना हुआ है, लेकिन जो डोम टाइप का ना एक बेलनाकार आकृति का बना हुआ है। इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि KVI संयंत्र का जो परिवर्तित रूप है, इसका डाइजेस्टर KVIC संयंत्र की तुलना में कम गहरा होता है। यानी कि इसको अपन एक तरह से बोल सकते हैं कि KVIC जो अपना इसका इस तरीके से इसका डाइजेस्टर जो है वो अधिक गहराई का होता है, और ये जो डाइजेस्टर है इसका कम गहराई का होता है।
जमीन के नीचे बना होता चट्टान तथा पानी के ऊंचे तल वाले क्षेत्रों में संयंत्र का ही निर्माण मुख्य रूप से किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? चट्टानी तथा पानी के ऊंचे तल वाले क्षेत्रों में इस संयंत्र का ही निर्माण किया जाता है। इसका लोहे का भी ड्रम KVIC संयंत्र की तुलना में हल्का और सस्ता होता है। यानी कि इसका जो ड्रम होता है वो लोहे का ही होता है, लेकिन KVIC की तुलना में थोड़ा सा हल्का होता है। इसका आधार शंकुनुमा होता है। इसका आधार कैसा होता है? शंकुनुमा होता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए एक तरह से इसका आधार जो है वो एक तरह से शंकुनुमा है, जिससे इसकी लागत निर्माण ज़्यादा आती है। यानी कि थोड़ी सी इसकी निर्माण जो लागत है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है। डाइजेस्टर में इनलेट तथा आउटलेट बने होते हैं। डाइजेस्टर में कैसे इनलेट भी है और आउटलेट भी है, दोनों चीज़ें हैं। तथा इसे विभाजन दीवार द्वारा अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। यानी कि इसको एक तरह से देखा जाए, ये इसमें विभाजन है, ये दो आपस में बांट दे रहा है। मिश्रण टैंक में गोबर तथा पानी को एक एक अनुपात में मिलाकर इनलेट तथा डाइजेस्टर में भेजा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका जो मिश्रण टैंक है इसमें एक एक अनुपात में, यानी कि एक तरह से मान के चलो एक बाल्टी अगर गोबर होगा तो एक बाल्टी पानी भी होगा। इनलेट में यहाँ पर जीवाणु क्रिया द्वारा बायोगैस उत्पादन होने लगता है, जिससे गैस संग्राहक में एकत्रित कर लिया जाता है। गैस संग्राहक या ड्रम के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर एक पाइप लगी होती है, जिसे गैस पाइप कहते हैं। इस पाइप के द्वारा गैस को संयंत्र के बाहर निकाल लिया जाता है तथा उपयोग हेतु लैंप, चूल्हे आदि तक पहुंचा दिया जाता है। यानी कि जहाँ भी अपन को इस्तेमाल करना है वहाँ पर अपन उसको गैस के द्वारा उसको निकालना है। ज़्यादातर ये यानी कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। जिस गोबर से गैस निकल जाती है वह हल्का हो जाने पर गैस के दबाव के कारण डाइजेस्टर में ऊपर उठने लगता है। यानी कि थोड़ी सी जो गैस क्या होती है हल्की हो जाती है, तो उसके कारण जो डाइजेस्टर है वो ऊपर उठने लगता है, तो आउटलेट से बाहर निकल जाता है। इसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो इसका जो स्लरी बचता है, उसका जो अपशिष्ट बचता है या आखिरी का हिस्सा बचता है, उसको अपन पेड़ों में खेतों में डाल दिया जाता है और खेतों में काम करने के लिए एक तरह से खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। बायोगैस ऊर्जा के लाभ हैं। भारत में जीवों के अपशिष्ट रूप में ये काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। इसमें प्रदूषण रहित एवं नवीनीकरणीय ईंधन का प्रयोग होता है। यानी कि एक तरह से प्रदूषण रहित होता है, यानी कि इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। गांव में उनका प्रयोग किया ना देख सरल, यानी गांव में ज़्यादातर अपन को गोबर मिल जाता है, वरना अपन शहर इलाकों में कहाँ पर गोबर मिलेगा। इसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समस्या को हल करने में काफ़ी मदद मिली है। यानी कि इसमें जो बहुत सारे जो उसके अपशिष्ट पदार्थ हैं उसका एक तरह से निस्तारण, यानी कि एक तरह से उसका रेवेन्यूकरण, यानी कि एक तरह से नवीनीकरण करने में समस्या जो आती थी उसको हल करने में काफ़ी आसानी हो गई है। सस्ती और सरल प्रक्रिया है। कैसी है? सस्ती है और सरल प्रक्रिया भी है। बायोगैस को फ्यूल सेल का प्रयोग कर सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। यानी कि अपन बायोगैस का जो बायोगैस निकलती है, जितनी भी मात्रा में बायोगैस निकल रही है उसको अपन फ्यूल सेल में प्रयोग कर सीधे ही विद्युत में बदल सकते हैं। जैसे अपन सोलर सेल में अपन ने सोलर सेल पढ़ा था, इस तरीके से अपन फ्यूल सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी कुछ हानियां होती हैं। बायोगैस प्रणालियों की दक्षता को बढ़ाना एक मुश्किल कार्य है। यानी कि अपन बायोगैस की जो प्रणालियां हैं उसकी दक्षता यानी कि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। बायोगैस में सम्मिलित कुछ अशुद्ध गैसें दहन इंजन के आंतरिक भाग को नुकसान पहुंचाती हैं। यानी कि इसमें से कुछ ऐसी गैसें निकलती हैं जो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इन्हें सही प्रकार के स्थलों पर लगाया जाना संभव नहीं है। यानी कि हर जगह पर अपन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।